देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया है आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। पिछले अंक में हमने डेरिवेटिव यानी कि अवकलन के बारे में काफी कुछ जाना, बहुत सारी उसकी एग्जाम्पल्स हमने जाने, किस तरह से हम डेली रूटीन लाइफ में उसको रिलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अगले अंक में चलिए आज क्या बताने वाले हैं हमें आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा जानेंगे अवकलन यानी कि डेरिवेटिव के इस अगले अंक में। और हमारे साथ में है कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। नमस्कार बच्चों। हेलो सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है अवकलन। इंग्लिश में उसका नाम बोलते हैं डिफरेंशियल। ठीक है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशियल के बारे में। अवकलन के बारे में सबने पढ़ा है। यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं हम? 11th और 12th में आप अवकलन के बारे में जानते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे अवकलन के बारे में। अवकलन से जानने के पहले मैं आपसे आप लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहता हूँ। आपने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं बेटा। सर, मेरा नाम योगेंद्र है। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मेरा नाम राहुल चौहान है। मेरा नाम आलिम खान है, मैं अलवर से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सौरभ सनी है, मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम रुचि कुमारी है, मैं अलवर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं अलवर से। ये तो रहा आप लोगों के बारे में। अब हम जानेंगे डेरिवेटिव के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है अवकलन। तो अवकलन के बारे में जानने से पहले मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहूंगा कि चर और अचर, आप जानते हैं चर और अचर के बारे में? चर किसे कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है। अचर किसे बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। तो चर के बारे में आप मुझे ये बताएं कि चर कितने प्रकार के होते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आपसे? चर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वो तो चर इनफिनाइट होता है, कितने 1 2 3 4। ये कह रहे हैं चर इनफाइनाइट होते हैं। चर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। अब जैसे नाम से ही इंडिकेट होता है कि वेरिएबल मतलब वेरी कर रहा, वो सिंबल जो आपका चीजें वेरी करते हो। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे अल्फाबेट से यूज करते हैं हम, एक्स वाई जेड, आपने सुना होगा है ना। आप बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स की, जैसे x² - 4 = 0 और x की वैल्यू निकालें तो ±2 आ जाती है। तो x की वैल्यू वेरी कर रही है। तो वो सिंबल जिनकी वैल्यूज वेरी करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वो सिंबल्स जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती है उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। सब जानते हैं इस बात को? कोई कांस्टेंट का एग्जांपल बताएं। कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं? √4 का वैल्यू 2 ही होगा, ±। जैसे ये बता रहे हैं कि अगर हम एक नंबर लें √2, तो √2 की वैल्यू कितनी होगी? √2। उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो जितने भी मुझ पे नंबर होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है। और एग्जाम्पल, हाँ बताएं। पाई की वैल्यू 3.17 तो वो कांस्टेंट है। हाँ, जैसे ये बता रहे हैं 3.14 पाई की वैल्यू होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि 3.14 अपने आप में कोई नंबर है और नंबर की वैल्यू खुद चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट बन जाते हैं। और एग्जांपल बताएं बच्चों कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि सर 3 है, 5 है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है सर। अच्छा, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू हैं। यस सर। ठीक है, सब जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब कि चर राशि है। ठीक है, दो तरह की राशि होती है, जैसे मैंने बताया, एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। तो जो चर राशि होती है उसको मैं डिनोट करता हूँ इंग्लिश के अल्फाबेट x, y, z, ऐसे जानते हैं आप लोग सब। जो चर राशि होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो कौन सी राशि होती है? जैसे मैंने बताया, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर कोई चर राशि आपको दे दी, जैसे x दे दिया, y दे दिया, z दे दिया, और उसका सोल्यूशन किया जाता है। मान लो कोई इक्वेशन दे दी है x - 2 = 0।
ठीक है, तो मुझे बताएं जब इसको सॉल्यूशन करोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू 2 आएगा। तो ये जो x इज इक्वल टू 2 है, ये वैल्यू कौन सी है? ये चर राशि है, अचर राशि है? ये कौन चर राशि है सर। चर राशि, constant हो गया। चर राशि बेटा, चर राशि तो आपकी x वेरिएबल है। यस सर। इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 2 2। वो कौन सी राशि है? वो तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है बेटा, यस सर। इसका मतलब ये हो गया जितने भी हमारे चर राशि होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या राशि होती है? अचर राशि होती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं, मतलब अवकलन समीकरण जो होते हैं वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरह के होते हैं, जैसे चर और अचर। जैसे हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें जैसे हम सक्सेस हमें चाहिए, फिर हम लोग को बहुत हार्ड लेबर करना पड़ता है। हाँ, इससे हमें ये क्लू मिलता है जैसे हम लोग जैसे हार्ड लेबर नहीं करेंगे तो हम लोग सक्सेस नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग डिपेंड, मतलब हम लोग जो हार्ड लेबर है वो डिपेंडेंट है सक्सेस। ठीक है। तो बेटा जैसे हमने डिफाइन किया चर राशि के बारे में, अचर राशि के बारे में, ठीक है, आप समझ गए हैं? हम एक तो चर राशि होती है अचर राशि, चर राशि वो जिनकी वैल्यू वेरी करती है, अचर राशि वो जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती है। ठीक है, फिक्स है तो फिक्स ही रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। ठीक है, डेरिवेटिव में जैसे मुझे कोई फंक्शन दे दिया गया है, y दे दिया, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f(x) है। ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल मुझ पे y है और दूसरा वेरिएबल कौन सा है? x। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़े तो कैसे डिनोट करते हैं? dy/dx। सब जानते हैं? यस सर। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा जो y वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल होगा आपका? डिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या डिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट होगा। कितने बच्चे मानते हैं y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा? मैंने dy/dx किया। ठीक है, एक फंक्शन दिया था मुझे y इज इक्वल टू f(x), जिसका मतलब होता है y फंक्शन है किसका? x वेरिएबल का। तो इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? कोई बताएगा मुझे? y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, dy/dx करते हैं कहाँ? जहाँ y आपका फंक्शन ऑफ x है। तो dy/dx किया आपने तो y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्यों? ऐसा क्यों? वो फंक्शन ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है वो। हाँ, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है x पर। ठीक है, जहाँ पे y और x दोनों ही आपके क्या है? फंक्शन वेरिएबल है। ठीक है, जो कि आपके चर वेरिएबल है, चर राशि बोलेंगे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो आपका y हो गया। सही है बच्चों? यस सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? x। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो ठीक इंडिपेंडेंट है, है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन y आपको दे दिया जो कि फंक्शन है आपका x का, y इज इक्वल टू f(x) हो गया और उसका आपको अवकलन करना है, उसका करना है आपको डेरिवेटिव। तो कैसे डिनोट करते हैं? dy/dx। और dy/dx करने के लिए जो हमें y की वैल्यू होती है वो तो होती है आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके सापेक्ष आप डिफरेंशियल करते हो, जिसके सापेक्ष आप अवकलन करते हो उसे कहते हैं आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सब मानते हैं बेटा? यस सर। तो अब मुझे बताएं डेली लाइफ में डेरिवेटिव का एग्जांपल बताएं। ट्रायंगल के बारे में बोलते हैं, जैसे उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू L इंटू H। यदि हमसे H को बढ़ा दिया जाए, ये किस चीज का फॉर्मूला बताया आपने बेटा? ट्रायंगल का क्या ट्रायंगल का? तो ये बात कर रहे हैं ट्रायंगल के एरिया के बारे में। सब जानते हैं क्या एरिया होता है ट्रायंगल का? यस सर। क्या होता है? 1/2 इंटू आधा पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इस तरह इसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए तो इसका फिर एरिया भी काफी बढ़ जाएगा। अच्छा, जैसे बता रहे हैं अगर कोई मुझसे एग्जांपल आ जाता है ट्रायंगल का, उसका एरिया है। ठीक है, एरिया किसका फंक्शन बन जाता है? जो आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 b इंटू h। तो आपका जो एरिया है ट्रायंगल का एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस और हाइट पे। बेस और हाइट पे। आपके जो यहाँ जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं? 2 b है और h है। ठीक है, एक तो आधार हो गया और एक ऊंचाई हो गया। ठीक है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यस सर। ठीक है, अब ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बेटा? बताएं। हम उसकी ऊंचाई को बढ़ा दें तो उसका फिर एरिया भी काफी बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे बता रहे हैं अगर हम उस h के अंदर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है h को बढ़ा दें तो आपका एरिया बढ़ जाता है। मानते सब लोग? ट्रायंगल का एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम b को बढ़ा दें जो कि आधार है, आधार को बढ़ा दें तब भी एरिया बढ़ जाएगा। यस सर। अच्छा, ऐसा मुझे बताएं, अगर मैं एरिया
बढ़ाना चाहता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि दोनों वेरिएबल में चेंज कर देता हूँ। बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, मैंने बेस को भी बढ़ा दिया और हाइट को भी बढ़ा दिया, तो एरिया घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों? एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी और एच के। अच्छा, जैसे बता रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बी और एच। जैसे जैसे इनकी वैल्यू में चेंज हो रहा है वैसे वैसे एरिया की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, मानते सब लोग? यस सर। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि जो आपकी बेस की वैल्यू है, जो बी है, उसकी वैल्यू तो हम घटा दें, सपोज करो पहले 2 थी, मैंने अब 1 कर दिया, और एच की वैल्यू को बढ़ा दें हम, तो क्या आप बता सकते हैं चेंज कितना आएगा? तो चेंज तो आएगा, हाँ। हल्का सा इंक्रीज ही करेगा, वो घटेगा नहीं, लेकिन बहुत माइनर चेंज आएगा। क्या ये बात श्योर है कि वो इंक्रीज ही करेगा? यस सर। हमेशा इंक्रीज करेगा? यस सर। हमेशा नहीं इंक्रीज करेगा? नहीं। वो वहाँ पे उस केस में आपका इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों ही केसों में है तो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन। यस सर। भाई रेट ऑफ चेंज ही तो हो रहा है, हाइट में चेंज करने पे आपका एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है, आपका बेस में चेंज करने से आपका एरिया बढ़ रहा है घट रहा है, तो डेरिवेटिव या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है, बातें समझ आती हैं? और बताएं। हमारे पास पहले लंबाई इंटू ऊंचाई की वैल्यू माने कि 5 थी, तो अगर चेंज घट भी सकता बढ़ भी सकता है इसमें, तो अगर हम एक की वैल्यू 3 कर दें तो घटेगा सर, इंक्रीज नहीं होगा, और अगर किसी की वैल्यू बढ़ा दें तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयत। आयत बोलते हैं। आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, सोच के बताएं, अगर शुरू में जो लंबाई है वो 2 और 3 है, लंबाई 2 है और आपकी चौड़ाई वो 3 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 2 को 3 कर दिया और 3 को 4 कर दिया, एरिया बढ़ेगा? यस सर। ठीक है, और दोनों को घटा दें तो एरिया घट जाएगा, ठीक है, बातें समझ आती है? तो ये सारी बातें हो गई आपकी डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। जैसे कि a पावर 4 घन बराबर a पावर 4, और जब हम a को बढ़ाएंगे तो घन बराबर a पावर 4। a की पावर 4 क्या बेटा, क्या निकाला आपने? सर ये जैसे कि जब हम a को बढ़ाएंगे तो a का एरिया बढ़ेगा। आप क्या निकालना चाह रहे हैं फिर बताएं मुझे। आपने घन ले लिया, ठीक है, घन समझते हैं? यस सर। घन वो आकृति होती है जिसकी तीनों दिशाएं जो है बराबर होती हैं, ठीक है, समझते हैं? 3 भुजाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो तीनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं मुझे? ये बोलना चाह रहा है कि घन का जो एरिया होता है, घन का एरिया होता है ए टू द पावर 4, घन का एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा? ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 होगा। यस सर। घन का वॉल्यूम ए टू द पावर 4 होगा, 4 होता है, 3 होता ए है। टू द पावर 4। घन समझते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे सुनिए बेटा सुनिए, अगर मुझे एक रेक्टेंगल दिया है आयत, आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, समझते हैं? ऐसे ही अगर मुझे लंबाई और चौड़ाई को मैं बराबर कर दूं तो वो क्या बन जाता है आपका? स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई, अगर दोनों को, लंबाई को मैं a मानूं और चौड़ाई को भी a मानूं तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर, ठीक है। अब आती है फिगर सिर्फ 3 डायमेंशनल, है ना, जिसकी 3 दिशाएं हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं घन। अगर घन की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है तो वो क्या बन जाता है? वॉल्यूम। किसका? किसका? घनाभ। घनाभ होता है वो, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपकी तीनों ही अलग अलग होती हैं उसको बोलते हैं घनाभ, ठीक है। अब हम कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों बराबर हैं, और उसको मान लेता हूँ मैं a, लंबाई a, चौड़ाई a, ऊंचाई a, तो a को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यूब या a की पावर 4, ए की पावर क्यूब, है? सहमत इस बात से? यस सर। तो जो आपका घन है उसका वॉल्यूम क्या होगा? आयतन कितना होगा उसका? a क्यूब होगा। हाँ, आप बताएं। वो डिपेंड करता है ए के वैल्यू पे, अगर हम ए इंक्रीज करेंगे जब वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसको एक जितना माइनस करने, जितना नेगेटिव को ले जाएंगे वैसे वैसे वो घट जाएगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर आपका घन का वॉल्यूम a क्यूब है, a क्या है? आपकी एक जो भुजा है उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, a उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी कह रहे हैं जैसे जैसे आप a में किसी एक भुजा में चेंज करते हैं, लंबाई में चेंज करें, ऊंचाई में चेंज करें या उसकी चौड़ाई में चेंज करें, तो वैसे ही आपका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसे घटाएंगे तो आपका वॉल्यूम घटना चल जाएगा। और जिस रेट पे, है ना, जिस रेट पे आप वॉल्यूम, आपकी भुजा चेंज हो रही है उस रेट से आपका वॉल्यूम भी चेंज होगा,
या घटेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब जैसे जैसे उम्र, एक व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो आपका जो शरीर होता है वो कमजोर होना शुरू होता है ना, तो वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम की चीजें पुरानी होना शुरू हो जाती हैं, कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, है ना। आदमी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सूर्य के बारे में, जानते हैं सब लोग? सूर्य के बारे में बताएं मुझे, सब लोग जानते हैं सूर्य क्या होता है? सूर्य किसे कहते हैं? सूर्य एक स्टार होता है, मानते हैं सब लोग? सन स्टार होता है। आपको ये खगोल जो शास्त्री जो होते हैं उन्होंने ये बताया गया है कि सूरज पहले बहुत ज्यादा गर्म था। जब ओरिजिन हुआ था सूरज का तो वो बहुत गर्म था, लेकिन धीरे 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 वो क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। क्या मतलब हो गया इसका? क्या मतलब हो गया इसका? सूरज धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अवकलन की एप्लीकेशन यूज हो रही है। ठीक है, जो डेरिवेटिव है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होने का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है? डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है? नेगेटिव आएगी, है ना। टाइम की कॉरेस्पॉन्डिंग जो हीट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब कम होना। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आप मुझे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, एक आयत दिया है, उसकी लंबाई x = 3 सेंटीमीटर पर मिनट दी हुई है, किधर से घट रही है। एक आयत है, उसकी लंबाई x से डिनोट कर रहा हूँ, x = 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और उसकी चौड़ाई जिसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बात समझे? क्वेश्चन मेरा ये है, कोई आयत दिया है, उसकी लंबाई को मैं x से डिनोट कर रहा हूँ और उसकी चौड़ाई को मैं y से डिनोट कर रहा हूँ, और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और जो चौड़ाई है जिसको मैं y से डिनोट कर रहा हूँ वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो अब मुझे बताओ, जो रेट ऑफ चेंज है, डेरिवेटिव जो हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या रखी है? पहले आपकी x जो है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और जो y जो है आपकी 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। ये किस चीज की वैल्यू दी हुई है मुझे? लंबाई और चौड़ाई की। लंबाई चौड़ाई, लंबाई जितनी भी थी आपकी दर से घट रही है। दर मतलब दर, इन्होंने बोला दर से घट रही है। 3 सेंटीमीटर पर मिनट मतलब दर की बात कर रहा है वो चेंज की बात कर रहा है, रेट की बात कर रहा है, रेट ऑफ चेंज। तो ये जो वैल्यू दिया है x = 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये क्या दिया हुआ है? डेरिवेटिव होगा टाइम के। तो ये किस चीज की वैल्यू दी है मुझे? फंक्शन किसका? आयत तो दे दिया आपको। ठीक है, आयत क्या है? आयत मान लेता हूँ, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ a से, आयत को। ठीक है, उसकी लंबाई जो होती है, लंबाई को मैं x से और चौड़ाई को y से नोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उसने कहा है x जो है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। उसकी जो लंबाई है, जो लंबाई जो है x जो है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। क्या मतलब हो गया इसका? लंबाई घट रही है टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग, समझ रहे हैं? देखो भाषा समझिए, समझ में कहा है कि x = 3 सेंटीमीटर पर मिनट। 3 सेंटीमीटर पर मिनट मतलब मिनट के रेस्पेक्ट में आपकी जो वैल्यू है घट रही है ना। पर मिनट, 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर घट रही है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? x = लिखा है, x = 3 सेंटीमीटर पर मिनट, इसका मतलब 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर घट रही है। 1 मिनट के डिफरेंस पे हर बार 3 सेंटीमीटर वैल्यू घट जाती है। तो क्या दिया हुआ है आपको? ये डेरिवेटिव दिया है, किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में, टाइम के। और वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x क्या है? आपकी लंबाई। तो बेसिकली इन्होंने जो दिया हुआ है क्वेश्चन में dx/dt दिया है, और वो वैल्यू क्या दिया आपको? 3 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब dx/dt की वैल्यू रखी है 3। अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? ठीक है, क्योंकि उसने घटना बोला है, तो उसने बेसिकली हमसे ये कहा है कि dx/dt = -3 दे रखा है ना। इसका मतलब ये हो गया x जो है वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर घट रहा है, इस रेट से उसकी जो वैल्यू है घट रही है, लंबाई घट रही है। अब दूसरी भाषा में देखें, उसने कहा है कि जो y की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है? क्या दिया हुआ है मुझे? पहले ध्यान दीजिए, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। दर बोला उसने, दर का मतलब रेट की बात कर रहा है। कहा गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, फिर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, फिर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया? y जो फंक्शन किसका हो गया? t का, टाइम का। अब टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेंज हो रहा है वो आपकी y के अंदर चेंज हो रही है, जो y क्या है? आपकी चौड़ाई है।
ठीक है। इसका मतलब क्या दिया हमको, dy/dt दिया है, और क्योंकि चीजें बढ़ रही हैं तो वैल्यू कितनी दी है, 2 पॉजिटिव है ना। तो बेसिकली क्या दे दिया आपको, dy/dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे दिया पर मिनट दे दिया, ठीक है, समझ रहे। इसका सीधे सीधे मतलब हो गया, अगर चीजें आपको रेट के रेस्पेक्ट में दिखा रहे हैं तो वो डेरिवेटिव दिया होता है आपको, है ना। जैसे हम बोलते हैं हमारी गाड़ी जो है 50 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज देती है वो, है ना। इसका क्या मतलब हो गया, 1 लीटर पे आपको 50 किलोमीटर गाड़ी चलती है, ठीक है। वो भी क्या, वो डेरिवेटिव का एग्जाम्पल होता है ना। सही है। ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे गुब्बारा दिया हुआ है, गुब्बारा देखें, और हम मान के चल रहे हैं गुब्बारा जो है हमारा गोलाकार शेप में आता है ना। आपने बच्चे जो गुब्बारा मार्केट में मेले में जाते हैं, वो गुब्बारों की जिद करते हैं, हमें गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए। मम्मी जो है गुब्बारा खरीद के देते हैं। आपको मिले होंगे कभी, है ना। तो अब वो बोलते हैं आपको मार्केट से आप गुब्बारा खरीद तो लाए, और आप बोलते हैं भैया हमें फुला के दीजिए। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, उसमें वॉल्यूम आप उसको इंक्रीज करते हो। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब उसकी जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है आपकी रेडियस पे, ठीक है। बातें समझ आ रही है बेटा। तो आज हमने जाना कि डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, सही है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हमने बहुत सारे एग्जांपल के बारे में बात की, जिसमें हमने एरिया के बारे में जाना, एरिया किस पे डिपेंड करता है ना। आयत के बारे में बात किया, घन के बारे में बात किया, और बहुत सारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल के बारे में बात की। एग्जाम्पल की जैसे हमने बताया कि चाय का ठंडा होना हमारा डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है, अवकलन का एग्जाम्पल है। सूरज का ठंडा होना वो भी डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है। बर्फ का पिघल जाना वो भी आपका डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है, ठीक है। और हमने देखा गाड़ी का चलना वो भी टाइम का फंक्शन होता है, तो वो भी आपका एग्जाम्पल होता है ना। तो ये सारी बातें हमने जानी। तो बच्चों ये तो बात रही आपके डेरिवेटिव के बारे में, है ना। अब हम थोड़ा सा और जानते हैं डेरिवेटिव की एग्जाम्पल। हमारे मैथमेटिक्स में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। हमारी फिजिक्स में भी, फिजिक्स भाषा में, भौतिकी विज्ञान में और इंजीनियरिंग विज्ञान में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कहाँ का यूज होता है डेरिवेटिव, और बताएं फिजिक्स में कहाँ यूज होता है। इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है डेरिवेटिव का। मैथमेटिक्स में बताएं, चलिए। मैथमेटिक्स में पैराबोला, हाइपरबोला, जैसे हम लोग कोई वो ले लेते हैं, कभी मतलब कोई क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने स्पर्श रेखा के बारे में सुना है। स्पर्श रेखाएं होती है, क्या होती है स्पर्श रेखाएं, 2 रेखाएं आपस में मिलती है। 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं, ये स्पर्श रेखा होती है। कितने बच्चे मानते हैं कि ये स्पर्श रेखा होती है, ये कह रहे हैं 2 रेखाएं मिलती हैं तो वो स्पर्श रेखा बनाती है। क्या बात सच है? नो सर। हाँ, तो सच क्या है बताओ मुझे, ठीक है। सपोज कोई सर्कल है, ठीक है, हम लोग उससे कोई लाइन ड्रॉ, तो कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, उसको बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। जैसे ये बता रहे हैं, अगर कोई कर्व दिया हो आपको, ठीक है, कर्व कैसे भी हो सकता है। यस सर। कर्व के किसी एक बिंदु से टच होकर क्रॉस कर जाए, कोई लाइन निकल जाए, पास आउट हो जाए, सिर्फ बाउंड्री को टच करे। यस सर। सिर्फ बाउंड्री को टच करे और किसी एक बिंदु पर टच होकर वो निकल जाए, तो वो क्या होती है आपकी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा बोलते हैं। यस सर। ठीक है, सब जानते हैं। यस सर। जैसे अब ये स्पर्श रेखा होती क्या है, ये तो आपने बता दिया कि एक पॉइंट से कोई लाइन पास होती है और वो बाउंड्री से पास होना चाहिए, परिधि से पास होना चाहिए, और आपकी किसी एक पॉइंट से पास हो जाए तो वो स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बताएं मुझे, रेखाओं के बारे में बताएं। रेखा क्या होती है, कैसे करेंगे डिफाइन रेखा को। रेखा का समीकरण, कोई लाइन का समीकरण बताएं मुझे। y=x, ये लाइन है। यस सर। ठीक है, सब मानते हैं। अब ये लाइन है तो मुझे बताएं ये लाइन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन से। ठीक है, y=x लाइन जो है आपकी ओरिजिन से पास होती है। ठीक है। यस सर। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैंने आपको इक्वेशन दे दी y=2x, सही है। यस सर। एक इक्वेशन मैंने आपसे दी y=2x, तो y=2x लाइन ओरिजिन से पास होगी। नहीं सर। नो सर। क्यों, y=2x लाइन ओरिजिन से पास होगी नहीं होगी। कितने बच्चे सहमत हैं इस बात से। होगी सर, ओरिजिन से पास होगी। यस सर। हाँ जी। यस सर। तो अब मुझे सोच के बताएं कि ये जो y=2x मैंने लाइन दी, यहाँ पे x क्या है आपका, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे सोच के बताएं ये जो 2 नंबर आया है, ये कांस्टेंट आया है, y=2x, ये क्या है। 2 कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है, ठीक है। ये बोल रहे हैं अचर है, लेकिन अचर है क्या। 2 × मल्टीपल ऑफ x। अच्छा, x × मल्टीपल बाय 2 = y, मतलब y का मतलब y को बड़ा y का डबल होगा। दुगना कर
ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो एक्स है वो Y का 2 double टाइम मल्टीप्लाई करें तो वाई की वैल्यू आ जाती है। अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 4 आ जाती है। आप ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ ये 2 है क्या। याद कीजिए, एक दिए हुए बिंदु x0 और y0, एक बिंदु दिया है आपको x0 और y0। x0 y0 समझते हैं, कोई बिंदु दिया हुआ है ना, एक्सवाई प्लेन में कोई बिंदु दिया है, इससे जाने वाली रेखा का समीकरण हम कैसे देते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल टू m डॉट x माइनस x0। ठीक है, दोबारा सुनिए, एक बिंदु दिया है x0 y0 दिया है xy प्लेन के अंदर, और मुझसे ये कहा जाता है कि इस लाइन से पास होने से जाने वाली रेखा का समीकरण बताएं। तो आपको याद होगा, आप इक्वेशन क्या देते थे उसकी, y माइनस y0 इज इक्वल टू m डॉट x माइनस x0। ठीक है, जहाँ y0 और x0 क्या है आपके, वो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास होती है। आप समझते हैं। तो यहाँ पे अब एक टर्म आई है m क्या है, m के बारे में पूछ रहे थे हम। m को कहते हैं हिंदी में प्रवणता, अगर किसी को पता हो, स्लोप। इंग्लिश में कहते हैं स्लोप और हिंदी में कहते हैं प्रवणता। ठीक है, बातें याद आ रही हैं कुछ थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो m को कहते हैं आप स्लोप इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं प्रवणता। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्लोप निकाले आपने, अगर इक्वेशन रखी है y माइनस y0 इज इक्वल टू m डॉट x माइनस x0, यहाँ m क्या है आपका, स्लोप है, और स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y माइनस y0 बाई x माइनस x0। ठीक है, सेम ऐसी केस में अगर आपको इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x दे रखा है, तो यहाँ 2 है, ये क्या है, मेरा जो क्वेश्चन था, ये स्लोप दे रखा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, m से रिप्रेजेंट करेंगे। m की वैल्यू 2, और m को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y माइनस y0 बाई x माइनस x0। वो तो जब हो गए जब आप किसी पॉइंट के थ्रू बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एक 2x इक्वेशन दे रखी है, जहाँ पे x0 और y0 क्या है आपके, ओरिजिन है, 0 0 एलिमेंट है। ठीक है, वही इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन थी, y माइनस y0 इज इक्वल टू m डॉट x माइनस x0। यहाँ पे x0 और y0 क्या को मैं अगर 0 मान लूँ, 0 मानने का मतलब लाइन आपकी एक ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब आपकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू m डॉट x, या मैंने जो आपको इक्वेशन दी वो है y इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे 2 क्या बन गया आपका, प्रवणता। अगर कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, y इज इक्वल टू m डॉट x हो जाएगा, और मैंने आपको इक्वेशन दी y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 2, और m को मैंने क्या बोला आपसे, स्लोप, हिंदी में कहते हैं प्रवणता। तो m की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब मुझे सोच के बताएं, m को हम किसी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तरीका क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं m को। m नेगेटिव होता है। अगर आपको इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू, एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू fx, ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव किया, dy अपॉन dx किया, इसका मतलब ये होता है वो आपको स्लोप दिया हुआ है। m इज इक्वल टू dy अपॉन dx होता है, बेटा भूल रहे हैं आप, m इज इक्वल टू dy अपॉन dx होता है, इसी को स्लोप कहते हैं। ठीक है, ऐसे कहते हैं। अगर कोई y इज इक्वल टू fx दिया हुआ है, इसका मतलब y कोई फंक्शन दे रखा है x का। ठीक है, तो जो dy अपॉन dx जो वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू आती है, m के लिए। m क्या होती है आपकी, प्रवणता। बात समझते हैं। और यहाँ m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। इसका मतलब जो स्लोप है उसकी वैल्यू है 2, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम dy अपॉन dx से। तो बेसिकली dy अपॉन dx क्या आ गया आपका, 2। ठीक है, तो समझ रहे हैं, जब हम लाइन बनाते हैं तो लाइन में जो dy अपॉन dx होता है वो हमारी प्रवणता होती है, या दूसरे आसान शब्दों में अगर हमने प्रवणता ले ली है तो जो dy अपॉन dx से डिनोट करते हैं वो m की वैल्यू होती है। तो जितनी भी लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें जो x का कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या बनाता है, आपकी प्रवणता बनाता है। जैसे मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 क्या है वो क्या है आपका, स्लोप है। मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू 4x हो गया। ठीक है, यहाँ 4 क्या है आपकी, प्रवणता है। बात समझ आती है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही सफिशिएंट करते हैं। आने वाले एपिसोड में हम और नई चीजों के बारे में जानेंगे, अवलोकन की एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक सर। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अवकलन यानी कि डेरिवेटिव क्या होते हैं उसको बहुत अच्छे से आप जान गए होंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के जरिए आप डेरिवेटिव यानी कि अवकलन समीकरण को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट।
ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।